एवरीवन, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। ओके। और इसके आज एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। और यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर देखने वाले हैं कि इसका एक एक करके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। ओके। तो गाइस, आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। ओके। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज इन द वेरियस फील्ड। जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से करते हैं, फिर बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से होता है, मेडिसिन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और अगर आप फॉरेंसिक साइंस के अंदर देखोगे तो उसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर किस चीज में इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके। तो आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। ओके। आपको पता है कि अगर आपको केमिकल दिया जाता है, उसके अंदर उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे उसका आयोनाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन एंड सेपरेशन किस तरीके से होता है, डिटेक्शन किस तरह से होता है, ये मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर बहुत आसानी से कवर करते हैं। ओके। तो ये आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, अगर हम लोग ये देखें इसके अंदर, तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो भी हमारे हम केमिस्ट्री सीखते हैं, वो हर एक केमिस्ट्री क्या है, एक अलग सा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें रिएक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजें ही आप केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाए तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड द स्ट्रक्चर। और ओके। और आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हो, कोई भी कंपाउंड का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक वेट होता है, वो सबका अलग अलग होता है। ओके। जैसे अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लेते हो तो जिसके अंदर आपका दो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके। हाइड्रोजन का वेट अलग होता है, ऑक्सीजन का वेट अलग होता है। लेकिन अगर आप किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को किसी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो सेम जो उसका पर्टिकुलर वेट है, वो सेम पर्टिकुलर वेट आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर आपको कोई भी जो चेंजेस है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओके। तो इसके बारे में भी अगर हम लोग अगर डिटेल के अंदर बात करें कि जो आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ओके। एडिंग इन द स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन, हाई रिजॉल्विंग माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक सच एज द एक्यूरेट मास मेजरमेंट। ओके। और उसके बाद वो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसकी भी जो जानकारी है मास स्पेक्ट्रोमीटर से आपको आसानी से मिल जाती है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है कि एनालिसिस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। ओके। तो इसमें भी हम लोग बहुत अगर जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखें तो इसके अंदर भी जो एक रोल है वो बहुत ज्यादा कमाल का रोल है कि एनालिसिस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो आप मॉनिटर करता है केमिकल रिएक्शन को। ओके। कि किसी भी कंपाउंड में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद वो एनालाइजिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। ओके। उसके बाद इट हेल्प द आइडेंटिफाई द न्यू कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर। और जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दरमियान जो भी चीज़ें बनती है, जो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैच करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। ओके। एंड डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर। और जैसे हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि किसी भी नए कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर भी देखना हो तो हम यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। और जो उसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है कि वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीजें भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर देख सकते हैं। ओके। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन केमिस्ट्री में क्या क्या यूजेस इसके हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखते हो जिसमें आपको कहा गया है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। ओके।
तो सबसे पहले तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड समझना होगा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी मिक्सचर के लिए। तो वो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को अगर हमें एनालाइज करना है तो उसमें भी हम लोग जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करो कि जैसे जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ओके, can be used for the quantitative analysis by measuring the abundance of टारगेट कंपाउंड इन द मिक्सचर। ओके, यानी अगर हमें किसी भी कंपाउंड में अगर एक पर्टिकुलर जो हमारा एक सपोज हम लोग कोई भी एक मिक्सचर लेते हैं, ओके, और इस मिक्सचर में से हमारा एक एम होता है कि हम उस मिक्सचर में से सिर्फ हमें वही एक कंपाउंड को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करेंगे। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करता है कि वो पर्टिकुलर एक जो आपका ये होता है, जो भी कंपाउंड उसके अंदर जो भी सब्सटेंस होता है, वो अगर उसके अंदर होता है तो वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, पर्टिकुलर जो भी आपका ये रहता है उस एलिमेंट को वो टारगेट करता है और वहां से वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद अगर आप इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो जैसे आयन मॉनिटरिंग होती है, मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग होती है, ओके, और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके ही हम लोग आसानी से उसका जो एनालिसिस है वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो आपका एमएस है, ओके, वो कंबाइन विद द ईच टेक्निक सच एज द गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो जो आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो आसानी से किसी भी मास जो आपका एक गैस क्रोमेटोग्राफी है या फिर आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो उसके साथ आसानी से कंबाइन हो जाता है। ओके, यानी जैसे हम लोग कहते हैं जीसीएमएस, ओके, एलसीएमएस, ओके, और ये क्या आप आसानी से एक जो एक रिएक्शन काइनेटिक होती है उनके बारे में बहुत एक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद ये मॉनिटरिंग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ओवर टाइम, रिएक्शन रेट, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, और ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं। और आपको पता है कि अगर आप किसी भी कोई भी अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो उस रिएक्शन में दो चीजें होती है। पहले तो आपका रिएक्टेंट होता है, ओके, तो जो भी आपका रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट से क्या करता है, आप एक प्रोडक्ट क्या करते हो, फॉर्म करते हो। ओके, अगर आप रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, या आपका रिएक्टेंट कितना होता है, एक से ज्यादा ही होता है, या तो एक्स प्लस वाई हो सकता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट हमेशा एक से ज्यादा होता है। आप ये ध्यान रखें, आपका प्रोडक्ट एक हो सकता है या फिर आपका एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जो हम लोग इन्वायरमेंट में चले जाता है या फिर वो अनयूज होता है। तो वो सारी चीजें आप प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये दोनों चीजें हम लोग आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में किस तरीके से मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन द बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही कमाल का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखते हो मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अगर आप बायोकेमिस्ट्री में देखते हो तो बायोकेमिस्ट्री में कैसे, जैसे बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं जो एक बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए डीएनए ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो इसी में हमारा जो एक पहला जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे आपको दिया है कि आइडेंटिफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो आपको पता है कि जो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनका एक क्लस्टर जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग प्रोटीन या पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड को बाय एनालिसिस ऑफ मास टू चेंज रेशो। ओके, और यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो किसी भी डाटाबेस से तो इट कैन ऑल्सो सीक्वेंस पेप्टाइड बाय द फ्रेगमेंट एंड दे आर एनालाइजिंग द रिजल्टिंग मास स्पेक्ट्रा। ओके, और ये आसानी से एक स्पेक्ट्रा भी प्रोवाइड करता है अगर आप इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में देखते हो तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हो तो सेकंड पॉइंट में भी यही कहा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे अगर आप पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखते हो और प्रोटीन, जैसे आपको फॉस्फोराइलेशन देखते हो, उसके बाद ग्लाइकोसरेशन देखते हो, एसिटाइलेशन देखते हो, मिथाइलेशन देखते हो,
ओके। ये सारी चीजें आप प्रोटीन मॉडिफिकेशन में आसानी से देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बहुत सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आप कर सकते हो यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे प्रोटीन मॉडिफिकेशन में, तो प्रोटीन क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, वो मिथाइलेशन में भी जा सकता है, उसके बाद ग्लाइकोलेशन में भी जा सकता है, फॉस्फोराइलेशन में भी जा सकता है, एसिटाइलेशन में भी जा सकता है। ओके, उसके बाद उसके जो कैरेक्टर्स है, जैसे उसमें प्रोटीन के फंक्शन कौन से हैं, रेगुलेशन क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें भी वो आसानी से प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड पॉइंट देखते हो, तो थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। ओके, तो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन क्या होता है कि वो एक प्यूरिफिकेशन कपल होता है ना, एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन के, यानी एक अमाइनो एसिड का जो चेन है वो दूसरे अमाइनो एसिड के चेन से क्या करता है, एक क्लस्टर फॉर्म करता है, एक इंट्रैक्शन करता है। ओके, और इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन में क्या क्या होता है कि ये आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो मॉलिक्यूलर नेटवर्क है या फिर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, वो उसको ये लोग फाइंड करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला देखते हो, ओके, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कहा है, प्रोफाइलिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द बायोलॉजिकल सैंपल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसके क्या बोलते हैं, जो मेटाबोलाइट्स ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल देखते हो, तो आपको पता है कि जो जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो यूटिलाइज बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर टू एनालाइज द क्वांटिफाई स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी किसी भी सैंपल के अंदर कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे दिस अप्रोच द प्रोवाइडिंग अ कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, डिजीजेस, बायोमार्कर, सेलुलर रिस्पॉन्स, डिफरेंट कंडीशन, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसके अंदर हम लोग देखते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल इन द कॉम्प्लेक्स सैंपल। ओके, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल इन द कॉम्प्लेक्स सैंपल क्या होता है कि जो भी आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, पूरी तरह से किसके ऊपर बेस होता है, आपका क्वांटिफिकेशन मेथड के ऊपर। ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एसएराम है, सेलेक्टेड रिएक्शन मॉनिटरिंग हो गया, या फिर आपका पीएराम है, पैरेलल रिएक्शन मॉनिटरिंग हो गया, उसके ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर करते हैं। और उसके बाद दिस अलाउ फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस, बायोमार्कर डिस्कवरी और मॉनिटरिंग ऑफ द डायनेमिक चेंजेस इन द प्रोटीन एंड मेटाबोलाइट्स लेवल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी चीजें आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करें, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, बायोलॉजी क्या। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर हम लोग बात करें कि आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन बायोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ डीएनए आरएनए हो गया, डीएनए आरएनए सीक्वेंस को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप डीएनए आरएनए के सीक्वेंस के बारे में बात करो, जैसे उसके मैट्रिक असिस्टेड लेजर, ओके, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोस्पिरे आयोनाइजेशन, उसके बाद इसके अंदर डीएनए आरएनए का सीक्वेंस हो गया। और ये टेक्निक क्या होती है, एक्यूरेट डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड आइडेंटिफाई द सीक्वेंस वेरिएशन इंक्लूडिंग द सिंगल न्यूक्लियोटाइड और पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और इसके बाद कितने म्यूटेशन होते हैं उसके अंदर, ये सारी चीजें भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है कि जो भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग स्टडिंग द पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन, जैसे आपका फॉस्फोराइलेशन हो गया, फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइजेशन हो गया, उसके बाद एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, और उसके बाद इसके अंदर साइड मैपिंग क्या क्या होता है, साइड मैपिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस मॉडिफिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ये एक जो प्रोटीन का फंक्शन होता है सिंगलिंग, उसके बाद सिंगलिंग पाथवे क्या होता है, उसके बाद जो एक डिजीज का मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीजें भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके बायोलॉजी के अंदर वो सारी चीजें भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फोल्डिंग, तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही कमाल की बात है कि
ऑलरेडी हमने देखा था केमिस्ट्री के अंदर कि हम लोग इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे भी है, आपका बायोलॉजी के अंदर भी आप किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, और जो उसका फोल्डिंग है वो आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे अगर आप study of protein structure, dynamics and folding, this technique provide the information about the protein conformational changes, folding kinetics, protein protein interaction, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हो तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म स्टडी टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिक पाथवे एंड डायनेमिक्स। ओके, तो ये क्या कहता है कि इसके अंदर आप जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम को एनालाइज कर सकते हो आप। ओके, ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मेटाबॉलाइट्स अलाउइंग रिसर्चर्स टू स्टडी द मेटाबॉलिक पाथवे, बायोमार्कर डिस्कवरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग जो डिजीज की कंडीशन है उसको आप आसानी से देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे है जो नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग, सॉरी, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड द फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हो तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो ये ड्रग डिस्कवरी के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, और ये डिटरमाइनिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे, आइडेंटिफाई द मेटाबॉलिज्म, क्वांटिफाई द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द बायोलॉजिकल सैंपल, और ये भी प्रो क्या करता है, एक अच्छा सा जो एफिशिएंसी है ड्रग का वो प्रोवाइड करता है। चाहे आपका फार्मा को काइनेटिक्स है वो पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के रूप में भी काम आता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है जो उसके एप्लीकेशन है। देन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, मेडिसिन के ऊपर। तो जो आपके घर में जो मेडिसिन आती है, चाहे आपका दर्द के लिए हो या आप किसी बीमारी में इस्तेमाल करने वाली जो मेडिसिन होती है उसमें भी आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है, मेडिसिन बनाने में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन फॉर डिजीज बायोमार्कर डिस्कवरी। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद उस बीमारी के हिसाब से जो ड्रग्स है उसको डिजाइन किया जाता है कि वो ड्रग्स वो पर्टिकुलर बीमारी में जाके उसको किल कर सके या फिर उससे क्योर कर सके। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है, जो मेडिसिन होती है पर्टिकुलर मेडिसिन उसको बनाया जाता है। ओके, ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई जाती है, पहले उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी होती है कि वो प्रॉपर मेडिसिन किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाली है, और वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर वो जाती है तो वो उसको हार्मफुल ना हो, वो किसी तरह का उसको कोई भी इफेक्ट ना करे, ये सारी चीजें वो सब देखी जाती है। उसके बाद ही जो मेडिसिन है उसको डिजाइन किया जाता है। ओके, तो ये पहला पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टू ऑप्टिमाइज द ड्रग डोजेस। ओके, अभी यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि हर एक इंसान का एक जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी एक जो क्षमता होती है, पावर होती है किसी भी ड्रग्स को कंज्यूम करने की। क्योंकि कोई कोई ड्रग्स क्या होता है कि किसी के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हैवी का मतलब कि उसको बाद में लेने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, उसको इंसोमिया जैसे उसको एलर्जी या फिर नींद आने लगती है। ये सारी चीज़ें उसको दिक्कत करती है। तो उस हिसाब से जो डोजेस होते हैं उसकी जो पावर होती है उसको डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आप 10 mg की गोली ले, तो 200 mg की गोली ले, फिर आप 300 mg की गोली ले, 500-600 mg। ओके, तो ये हिसाब से जो एक पावर है उसको एस्टिमेट किया जाता है और उस हिसाब से जो डोजेस है वो बनाए जाते हैं और उस हिसाब से वो फिर बनता है और वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अगर जो एक बीमारी है उस बीमारी में कितनी ज़्यादा कितनी मात्रा में जो पावर है वो चाहिए उस डोजेस में, वो उस हिसाब से जो ड्रग्स है उसको सेग्रीगेट किए जाते हैं और उसको सेग्रीगेट करके जो मेडिसिन है उसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द फार्माकोडायनेमिक्स स्टडीज ऑफ द ड्रग्स। ओके, तो ये क्या कहता है कि आपको पता है कि इट हेल्प टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द
excretion of the drugs in the body, okay, or it also can be quantify drugs concentration in the different tissue or the fluid and measure the effect of drugs on their molecular target, okay। तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा एक कमाल का हेल्प करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में, ओके, बॉडी का। उसके बाद टिश्यू पे उस फ्लूइड के अंदर बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, उस चीज़ में भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द क्लिनिकल सैंपल, ओके। अगर आप कोई भी सपोज क्लिनिकल सैंपल लेते हो, ओके, जैसे आप ब्लड ले लो, यूरिन ले लो या फिर कोई टिश्यू ले लो, उसमें आप वो क्या एक प्रोवाइड करता है, आपका एक मेटाबॉलिज्म पाथवे प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी में क्या डिजीज है उसके बारे में आप उसे एस्टिमेट कर सकते हो, ओके। और आपने देखा भी होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपका एक ब्लड सैंपल लेता है, यूरिन सैंपल लेता है, ओके। और वो दोनों मदद से ही आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट है या नहीं है, वो आसानी से आपका एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो आपका एक बॉडी का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है। और आपको वो बता देता है सिर्फ यूरिन और ब्लड सैंपल की मदद से कि आप पूरी तरह से फिट है या नहीं है, आपके बॉडी में क्या कोई डिजीज है, क्या कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, ये सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करता है, ओके। और वो बता देता है, और वो भी ये भी सजेस्ट करता है कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, आपके बॉडी के लिए क्या चीजें अच्छी है। तो वो सारी चीजें आप आसानी से जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसकी मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स इन द टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग, ओके। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड हो गया, टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग। तो ये इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग होता है, वो क्या होता है कि डिटेक्ट द आइडेंटिफाई द ड्रग्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द बायोलॉजिकल सैंपल। जैसे अगर आप यूरिन का सैंपल लेते हो, ब्लड का सैंपल लेते हो, तो उसके अंदर आपको पता है कि एक्यूरेट एंड द सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स ऑफ एब्यूज, थेराप्यूटिक ड्रग्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग स्क्रीनिंग, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड वर्क प्लेस ड्रग्स टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। जो भी आप जो टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग करते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर क्या क्या टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपने जो भी यूरिन सैंपल लिया है, जो भी आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, उसकी मदद से आप ये पता लगाते हो कि क्या आपके बॉडी में ऐसे कुछ हार्मफुल जो एक टॉक्सिक मटेरियल है, क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इस्तेमाल है वो मेडिसिन के अंदर किस तरीके से होता है, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन फॉरेंसिक। यानी आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर कैसे कुछ ऐसे जो मिस्ट्री वाले शोज होते हैं, या फिर आपने हॉरर पिक्चर देखी होगी जहाँ पे किसी का मर्डर होता है और उस सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए जो सीबीआई है, पुलिस है या फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो सारी चीजें वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको पता है कि वो लोग बहुत ही कमाल का काम करते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले। वो आप देखोगे कि वो डोर के ऊपर लगा हुआ आपका फिंगरप्रिंट ढूंढते हैं, आप ब्लड किसका ब्लड का सैंपल वो लोग कहीं से भी ढूंढ के निकालते हैं, ओके। आपके हेयर का डीएनए वो लोग किस तरीके से निकालते हैं, मैच करते हैं, वो सारी चीजें वो लोग करते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले। इसके लिए उनका जो काम है बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। और इसके अंदर आप देखोगे कि एनालिसिस ऑफ ट्रेस एविडेंस, जो आप एविडेंस अपने आंख से नहीं देख सकते, वो ऐसे एविडेंस के ऊपर वो लोग काम करते हैं। जैसे फाइबर हो गया, पेंट हो गया, ग्लास फ्रेगमेंट हो गया, वो सारी चीज़ों में वो लोग जो एविडेंस है वो ढूंढते हैं। और एविडेंस ढूंढने के बाद वो लोग जो जो भी सस्पेक्ट होता है, जो भी मुजरिम होता है, उसको वो लोग सजा दिलाते हैं, ओके। डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन द फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो एक सेंट्रल प्ले करता है रोल, किसके अंदर, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे सैंपल लेके, आपका चाहे ब्लड सैंपल हो, यूरिन सैंपल हो या फिर आपका टिश्यू सैंपल हो, उसके अंदर हम लोग एक्यूरेट एंड सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग करते हैं। जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, उसके बाद ड्रग रिलेटेड क्राइम्स एंड इंसिडेंट हो गए, ये सारी चीज़ों का हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसके अंदर हम लोग करते हैं, ओके। थर्ड आपका पॉइंट क्या हो सकता है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड द एक्सप्लोजिव रेसिड्यू, ओके। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है,
कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी फट जाती है, तो वैसे सब प्लेसेस पे वो फॉरेंसिक टीम क्या करती है, जाके जांच करती है और वो देखती है कि यहाँ पे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था और ये मटेरियल कहाँ का है, कहाँ पे बना है, वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट काम करता है। और उसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया था, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ था और कहाँ पे ये बना है। ओके, इसकी एक्सपायरी क्या है, वो सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो बहुत आसानी से पता लगा लेता है और उस हिसाब से हम लोग जो भी सस्पेक्ट होता है, जो भी आगे की जो भी प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हम लोग स्टेप ये आगे करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि किस तरह से जो एक पर्टिकुलर आदमी है यहाँ पे जाके वो एक कोई किसी की डेड बॉडी का वो इसके ये बनाया है, एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बनाया है। ओके, और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो देख रहा है उसके आसपास कि कहीं पे कोई एविडेंस ना मिल जाए, जैसे ब्लड सैंपल हो गया या फिर उसके डीएनए के सैंपल हो गए, चाहे उसका हेयर हो गया, उसके नेल्स हो गए या फिर उसके स्किन हो गई। वो सारी चीज़ें अगर उसको मिलती है तो उससे वो एक बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखते हो, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन एरसोन इन्वेस्टिगेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा है एनालिसिस ऑफ गन शॉट रेसिड्यू एंड द बुलेट फ्रेगमेंट। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर आप एरसोन इन्वेस्टिगेशन भी बात करते हो तो आपको पता है कि डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्सलरेट। ओके, जैसे आपका गैसोलीन होता है, ओके, या फिर आपका फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, उसके बाद जो भी आपके उसके अंदर कंपाउंड होते हैं, इट हेल्प टू स्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेटेड एंड प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ एरेसोन। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ गनशॉट रेसिड्यू एंड द बुलेट फ्रैगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है वो यूटिलाइज द एनालाइट्स ऑफ गनशॉट। ओके, जो आप गन के अंदर जो एक पाउडर का इस्तेमाल करते हो या गन की जो बुलेट होती है उसके अंदर जो भी मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल के हिसाब से भी हम लोग जो एक सस्पेक्ट है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप बुलेट लेते हो, जो भी आप गन लेते हो कहीं से, वो कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर हुई रहती है और उससे आप पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो बुलेट है, पर्टिकुलर गन है, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। और वहां पे अगर वो जाते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले तो वो उनको पूरी जानकारी दे देता है कि ये ये व्यक्ति ने ये डेट को यहाँ से ये गन खरीदी है। ओके, यहाँ से ये बुलेट खरीदी गई है। तो इस हिसाब से जो सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट तक पहुंचने का एक जो मदद है वो उसकी हेल्प से हो जाता है। ओके, तो इसके लिए जो फॉरेंसिक टीम होती है उनका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। कोई भी क्राइम सीन होने दो, कोई भी ऐसी जो घटना है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस जगह पे जो फॉरेंसिक टीम होती है उनका बहुत ज़्यादा एक जो मेन रोल है वो होता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ओके, और आपका ये भी हमसे रिक्वेस्ट है कि कि आप प्लीज हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे जाके आप कोई भी जो क्वेश्चन है आप वहां पे पूछ सकते हो। और आपसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे ही बहुत से जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको इस चैनल के ऊपर मिलते जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।